हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर गणित की यूनिट 13 पढ़ने वाले हैं। यूनिट 12 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। सो चलिए देखते हैं कि यूनिट 13 में क्या क्या टॉपिक है। सबसे पहला है त्रिभुज, आयत, वर्ग तथा वृत्त की अवधारणा तथा इनके अंगों की जानकारी, और इसी में ही हम परिमाप वाला चैप्टर भी कर लेंगे। चलिए सो देखते हैं। सबसे पहले त्रिभुज या ट्रायंगल क्या होता है। तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को ही त्रिभुज कहते हैं। मतलब तीन भुजाओं से जो एक बंद आकृति बनती है उसी को हम त्रिभुज बोलते हैं। जैसे यहाँ पर ए बी एक भुजा है, बी सी दूसरी भुजा है और सी ए या ए सी तीसरी भुजा है। तो इन तीनों भुजाओं से एक जो बंद आकृति बनी है उसी को हम त्रिभुज या ट्रायंगल बोलते हैं। त्रिभुज में तीन एजिस या भुजाएं होती हैं, जो भी बताई मैंने, ए बी सी सी, और तीन शीर्ष या वर्टिसेस होते हैं। जैसे यहाँ पे ये एक 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 शीर्ष हो गया, वी दूसरा शीर्ष और सी तीसरा शीर्ष। तो यहाँ पे तीन शीर्ष होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट है कि त्रिभुजीय पटल किसे कहते हैं। त्रिभुज और त्रिभुजाकार क्षेत्र मिलाकर त्रिभुजीय पटल कहलाता है। त्रिभुज और जो त्रिभुजाकार क्षेत्र होता है उसको मिलाकर हम त्रिभुजीय पटल कहते हैं। अब देखते हैं कि त्रिभुज का बाह्य कोण कैसे निकालते हैं हम। त्रिभुज का बाह्य कोण निकालने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे एक त्रिभुज है ए वी और सी। अब इसमें जो बनाने का नियम होता है वो होता है कि यदि किसी त्रिभुज ए बी सी की एक भुजा बी सी को बढ़ाने पर एक भुजा जो बी सी है उसको हमने यहाँ से यहाँ तक बढ़ा दिया, डी पॉइंट तक बढ़ाने पर बने हुए कोण ए सी डी को त्रिभुज का बाह्य कोण कहते हैं। कोण ए सी डी को त्रिभुज का बाह्य कोण कहते हैं। अब जो त्रिभुज का बाह्य कोण होता है उसके सम्मुख दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। जो त्रिभुज का बाह्य कोण होता है, जो कोण ए सी डी है, वह त्रिभुज के सम्मुख जो अंतःकोण है, अंतःकोण कौन से हो गए, इसके सम्मुख हो गए ए और वी, तो इन दोनों के योग के बराबर होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है एंगल ए सी डी बराबर एंगल ए प्लस एंगल बी। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग क्या होता है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ डायरेक्ट याद करना है कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है। तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग होता है 180 डिग्री। जैसे यहाँ पे एंगल ए, एंगल 2 और एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। जैसे यहाँ पे है एक एंगल, दो एंगल और तीन एंगल। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि किसी दो एंगल की वैल्यू दे दी जाएगी। जैसे एक एक्स एंगल 60 है, बाई एंगल कोई भी दे दिया, मान के चलिए 50। अब पूछेंगे कि तीसरे एंगल जेड की वैल्यू क्या है। जैसे यहाँ पे एक मान लिया हमने एक्स बराबर और दो मान लिया हमने बाई बराबर, तो तीन की वैल्यू पूछी है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे निकालेंगे एक्स प्लस बाई प्लस जेड बराबर कितना होता है 180 डिग्री। तीनों त्रिभुज के अंतःकोणों की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू पता है 60 प्लस बाई की वैल्यू पता है हमें 50। अब हमें निकालनी है जेड की वैल्यू। तो कैसे करेंगे, ये 60 और 50 की वैल्यू रख दी, कितना हो गया 110 डिग्री। तो जेड बराबर 180, इस 110 को हम यहाँ ले आएंगे तो कितना बचेगा, जेड बराबर 180 में से 110 को घटाएंगे तो 70 डिग्री। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 70 डिग्री। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। अब देखते हैं नेक्स्ट है त्रिभुज के प्रकार। तो सबसे पहले हम देखते हैं त्रिभुज के प्रकार में भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, या भुजाओं के आधार पर ट्रायंगल के कितने टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ उसकी एजेस। तो सबसे पहले देखते हैं हम समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, जिसकी सारी भुजाएं, सारी एजेस समान होती हैं, वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे यहाँ पे हमने एक त्रिभुज लिया है ए वी और सी, तो इसकी जो तीनों भुजाएं हैं ए बी बी सी और सी ए, इनकी तीनों की वैल्यू समान है। इसकी भी 4 सेंटीमीटर, इसकी भी 4 और इसकी भी 4 सेंटीमीटर। तो इसको हम समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। सम मीन्स समान, बाहु मीन्स भुजाएं या एजेस। तो जिसकी सारी भुजाएं सेम है या बराबर है उसे समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। जैसे यहाँ पे इसका अगर हमें एरिया निकालना है तो एरिया बराबर फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ये ए बराबर होता है भुजा। यहाँ पे अगर एल्टीट्यूड, अगर हमें ऊंचाई निकालनी है ये वाली एच,
तो उसके लिए फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू ए मीन्स भुजा, और परिमाप निकालना है। परिमाप मीन्स इसका इसकी पूरी पेरिफेरी, जैसे ए बी सी। परिमाप मीन्स क्या होता है, परि मीन्स चारा और माप मीन्स मास, मापना। तो यहाँ पे इसकी परिमाप कितनी हो जाएगी, 1 2 3, 3 गुणा भुजा, क्योंकि इसकी जो तीनों भुजाएं हैं वो बराबर हैं, तो हम 3 इंटू भुजा कर देंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु मतलब कि जिसकी सम मीन्स समान, द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजा, मतलब जिसकी दो भुजाएं समान है वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो तथा एक भुजा असमान हो वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे यहाँ पे हमने एक त्रिभुज लिया ए बी सी, तो इसकी जो दो भुजाएं हैं ए बी और बी सी तो समान है, लेकिन जो सी ए है उसकी वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, इन दोनों की 5-5 सेंटीमीटर है। तो दो भुजाएं समान होगी लेकिन एक भुजा असमान है, तो इसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। यहाँ पे एरिया बराबर, अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे, b/4। b मीन्स जैसे ए मान ली हमने कि दोनों भुजाएं और बी दूसरी भुजा मान ली कोई, तो क्या करेंगे, a बराबर b/4√4a² माइनस b²। अगर हमें इसका परिमाप निकालना है तो इसका परिमाप हम कैसे निकालेंगे, इसका परिमाप में चारों ओर की जो भुजाएं हैं, जैसे यहाँ पे हमने a मान लिया, इसको भी a मान लिया क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, और इसको हमने b मान लिया, तो कितना हो जाएगा, a प्लस b, 2a प्लस b। अब देखते हैं नेक्स्ट है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान होती हैं, मतलब जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं ही बराबर नहीं है, तीनों ही भुजाएं अलग हैं, उसे हम विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एक त्रिभुज ए बी सी लिया, तो ए बी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, बी सी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, ए सी या सी ए की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, तो तीनों भुजाओं की जो माप है वो अलग अलग है, इसीलिए इसे विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं। अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो एरिया निकालने से पहले ये जो एस है ये है अर्ध परिमाप, मतलब सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर मीन्स परिमाप। अगर हम इसका परिमाप निकालेंगे तो परिमाप निकालने का वही फॉर्मूला है कि सारी जो वैल्यूज हैं चारों तरफ की उसे ऐड कर देना। जैसे यहाँ पे ए बी प्लस बी सी या सी ए, तो ये तो पूरा हो गया परिमाप मतलब पेरीमीटर। अब उस पेरीमीटर का हमें सेमी पेरीमीटर डिवाइड बाई 2 करना है, उसका आधा कर देना है हमें, तो कितना हो जाएगा, अर्ध परिमापी सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। अब एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एस में सेमी पेरीमीटर, अब इस ब्रैकेट में क्या बोलेंगे, एस माइनस ए पहली भुजा, अर्ध परिमाप में से पहली भुजा को माइनस करेंगे गुणा, दूसरा ब्रैकेट लगाएंगे अर्ध परिमाप में से ही फिर दूसरी भुजा को हम माइनस करेंगे, फिर गुणा दो, फिर ब्रैकेट लगाएंगे तीसरी, तो अर्ध परिमाप में से हम तीसरी भुजा को माइनस करेंगे, फिर इसका अंडर रूट निकालेंगे, तो ऐसे यहाँ पे सबके मल्टीप्लाई रहेगा। तो इस तरह से हमारा विषम बाहु त्रिभुज का एरिया निकल आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट है कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो सबसे पहले लेते हैं हम न्यून कोण त्रिभुज। जो जिस त्रिभुज के सारे कोण 90 डिग्री से कम होते हैं वह न्यून कोण कहलाता है, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। जैसे यहाँ पे हमने एक त्रिभुज लिया ए बी सी, इसमें जो तीनों एंगल हैं वह 90 डिग्री से कम है, 70 भी 90 से कम है, 55 भी 90 से कम है, और ये 55 भी 90 डिग्री से कम है, तो इसमें कोई भी एंगल 90 से बड़ा या 90 के बराबर नहीं होगा, वह त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट है समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे यहाँ पे एक त्रिभुज लिया हमने ए बी सी, तो यहाँ पे जो एक एंगल है इसका वो 90 डिग्री है, बाकी 45 और 45 यहाँ पे और भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये 50 हो गया, तो यहाँ पे ये 40 भी हो सकता था, लेकिन कम से कम एक एंगल 90 डिग्री होना जरूरी है, इसी को ही हम समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट है अधिक कोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 से ज्यादा हो वह अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। तो यहाँ पे एक त्रिभुज ये लिया हमने ए बी सी, इस त्रिभुज में किसी भी एक एंगल की माप 90 डिग्री से ज्यादा होनी चाहिए हमेशा,
तो वह त्रिभुज वो है अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। जैसे यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी 110 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री से ज़्यादा है। अब बाकी कितने बचे 70 डिग्री, तो ये 40 का हो सकता है और ये 30 का हो सकता है, क्योंकि त्रिभुज के अंतः कोण की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री के बराबर। अब देखते हैं त्रिभुज की विशेषताएं। कुछ त्रिभुज की विशेषताएं दी गई हैं जो कि अति लघु प्रश्न में पूछ लिए जाते हैं। जैसे सबसे पहले है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर ना हो तो बड़ी भुजा के सामने का कोण छोटी भुजा के सामने के कोण से बड़ा होता है। क्योंकि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर ना हो, जैसे कोई भी त्रिभुज है उसकी दो भुजाएं बराबर नहीं है क्योंकि वो विषमबाहु त्रिभुज है, तो बड़ी भुजा के सामने का कोण, जो बड़ी भुजा है, मान के चलो ये बड़ी भुजा है, उसके सामने का जो कोण है छोटी भुजा के सामने के कोण से बड़ा होगा। इसके सामने जो कोण होगा वह बड़ा होगा और ये भुजा छोटी है तो इसके सामने का जो कोण है वो छोटा होगा। क्योंकि अगर भुजा बड़ी है तो उसके सामने बड़ा कोण होगा, भुजा छोटी है तो उसके सामने छोटा कोण होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण असमान हो तो बड़े कोण के सामने की भुजा छोटे कोण के सामने की भुजा से बड़ी होगी। वही है उसी में भी कि अगर दो कोण असमान है तो ये बड़ा है कोण तो इसके सामने बड़ी भुजा होगी, ये छोटा है तो इसके सामने छोटी भुजा होगी। नेक्स्ट है, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। कि कोई एक त्रिभुज है उसकी तीन भुजाएं हैं, तो जो तीन ए बी सी तीन भुजाएं हैं, अब दो भुजाओं का जो योगफल है ए प्लस बी वो हमेशा बड़ा होगा तीसरी भुजा सी से। नेक्स्ट है, त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और लंबाई में उसका आधा होता है। इसका मतलब है कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु, त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और लंबाई में उसका आधा होगा। जैसे यहाँ पे हमने ए बी सी एक त्रिभुज ले लिया। अब यहाँ पे ये जो रेखाएं हैं ए बी और बी सी, इनका जो मध्य बिंदु लिया हमने दोनों का और एक लाइन खींच दी। लाइन खींचने के बाद इन दोनों, तो ये जो बी सी है इसके ये जो मान, इसका नाम ले लेते हैं हम डी और ई। जो बी सी है वो डी का आधा होगा। जैसे बी सी की वैल्यू 1 है तो डी ई की वैल्यू 1/2 होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट 6 देखते हैं, त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से एक अन्य भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को उसके मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। क्योंकि हमने एक त्रिभुज लिया ए बी और सी, अब एक भुजा के मध्य बिंदु से हम इस रेखा के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे। अब ये जो लाइन खींची है वो इस तीसरी भुजा को मध्य बिंदु पर ही प्रतिच्छेद कर रही है। मतलब इसका एग्जांपल डी और एफ, हमने एक रेखा खींची तो ये इसके पैरेलल खींची है बी सी के। जब हमने बी सी के पैरेलल ये लाइन यहाँ से खींची है इसके मध्य बिंदु से ए बी के, तो ये तीसरी भुजा ए सी को मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद मीन्स काट रही है। नेक्स्ट देखते हैं जो कि ट्रायंगल या त्रिभुज से ही रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं। सबसे पहला देखते हैं लंब केंद्र, इंग्लिश में इसको ऑर्थोसेंटर बोलते हैं। तो लंब केंद्र क्या होता है, तीनों लंब का कटान बिंदु। इसका मतलब क्या है, हमने कोई त्रिभुज लिया ए बी सी, अब इस शीर्ष से हम इस सामने वाली भुजा पर लंब डालेंगे, जो कि लंब का मतलब होता है कि ये जो लाइन है वो 90 डिग्री पर हो, इसके ये दोनों जो रेखाएं हैं वो परपेंडिकुलर हो। तो हमने शीर्ष ए से इस वाली भुजा पर लंब डाला, वैसे ही शीर्ष बी से हमने इस सामने वाली भुजा पर लंब डाला और शीर्ष सी से हमने इस सामने वाली भुजा पर लंब डाला। तो जहां ये इन तीनों का कटान बिंदु है इसी को ही हम लंब केंद्र या ऑर्थोसेंटर बोलते हैं। तो पॉइंट 0 क्या हो गया, लंब केंद्र हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है परिकेंद्र या सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर क्या होता है, तीनों लंब अर्धक का कटान बिंदु। लंब अर्धक मीन्स लंब भी हो और सामने वाली रेखा को आधे में विभाजित भी करे, बराबर बराबर। तो यहाँ से हमने
ए वी और सी। हमने शीर्ष ए से एक लंब डाला यहाँ पे। अब ये जो लंब है ये लंब भी है और ये जो भुजा है बी सी इसको बराबर बराबर भागों में काट भी रहा है, मतलब बराबर बराबर भागों में इसने इस भुजा को काटा भी है और लंब भी है, तो इसको लंब अर्धक बोलते हैं। तो शीर्ष ए से हमने एक ये लंब अर्धक डाला, वैसे ही शीर्ष बी से हम इस वाली सामने वाली भुजा पर लंब अर्धक डालेंगे, लंब भी हो और अर्धक भी हो। इस भुजा को भी बराबर बराबर भागों में काटा और सी से डाला तो इसको भी बराबर बराबर काटा और लंब भी होना चाहिए। तो इन तीनों का जो पॉइंट होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, उसी को हम परिकेंद्र या सर्कम सेंटर बोलते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है सेंट्रॉइड या केंद्रक क्या होता है किसी भी ट्रायंगल का। तो ये होता है तीनों माध्यिकाओं का कटान बिंदु। माध्यिका क्या होती है, किसी भी शीर्ष से अगर हम सामने वाली भुजा पर कोई भी रेखा खींच रहे हैं तो वो जो रेखा है वो सामने वाली भुजा को दो बराबर बराबर भागों में विभाजित कर रही है, उसी को ही हम माध्यिका बोलते हैं। तो यहाँ पे ए वी और सी। अब इस शीर्ष ए से हमने सामने वाली भुजा पर एक लाइन खींची, जो लाइन डाली वो ए बी सी को सामने वाली भुजा को दो बराबर बराबर भागों में विभाजित कर रही है, तो ये बी सी की एक माध्यिका हुई। ए जो ए डी ले लेते हैं, इसका नाम ए डी। तो जो बीसी पर डाली तो इन दोनों इस भुजा को बीसी को बराबर बराबर भागों में बांट दिया, मतलब बीडी बराबर डीसी। वैसे ही शीर्ष ए से डाली हमने सामने वाली भुजा पर, इसको भी बराबर बराबर भागों में विभाजित कर दिया ए बी को। वैसे ही शीर्ष सी से अगर हम ए सी पर डालेंगे तो ये ए सी को बराबर बराबर भागों में विभाजित कर देगी। तो ये जो तीनों माध्यिकाओं के इंटरसेक्टिंग पॉइंट हैं, ये तीनों जहां भी काट रही हैं एक दूसरे को, वह उस पॉइंट को हम केंद्र के सेंट्रॉइड बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अंतःकेंद्र या इन सेंटर क्या होता है। तो ट्रायंगल का इन सेंटर क्या होता है, तीनों अंतःकोणों के तीनों अंतःकोण जो है तीनों अंतःकोणों के समद्विभाजकों का कटान बिंदु जो होता है वह इन सेंटर या अंतःकेंद्र कहलाता है। अब समद्विभाजक क्या होता है, जैसे ये है एक अंतःकोण, इस ट्रायंगल का एक अंतःकोण ये है। अब इसको काटते हुए हमने एक लाइन खींची, इस एंगल सी को, ये जो लाइन है वो समद्विभाजित मतलब दो समान भागों में काट रही है। वैसे ही हमने बी से एक लाइन खींची जो इस एंगल को दो भागों में विभाजित कर रही है, एंगल बी को एक ये खींची। वैसे ही ए से शीर्ष ए से हमने खींची, इस एंगल को दो भागों में विभाजित कर रही है। यहाँ पे तीनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वह अंतःकेंद्र या इन सेंटर कहलाता है। तो यहाँ पे जो पॉइंट 0 है वह अंतःकेंद्र या ट्रायंगल का इन सेंटर कहलाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट कि आयत या रेक्टेंगल क्या होता है। सो आयत होता है चार रेखाखंड से बनी बंद आकृति को हम आयत बोलते हैं। जैसे यहाँ पे चार रेखाखंड है ए बी बी सी सी डी और डी ए से बनी बंद आकृति को हम रेक्टेंगल या आयत बोलते हैं। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है आयत का प्रत्येक कोण अंतःकोण समकोण होता है, मतलब आयत का जो प्रत्येक कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। जैसे ये 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का। नेक्स्ट पॉइंट है आमने सामने की भुजा बराबर होती है, जैसे ये इसके सामने बराबर होती है और इसके सामने ये बराबर होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आमने सामने के शीर्षों को मिलाने वाली रेखाएं विकर्ण कहलाती हैं। जैसे शीर्ष ये शीर्ष ये। अब इस शीर्ष बी से अगर हम डी को मिलाएंगे तो ये एक विकर्ण कहलाएगा। शीर्ष ए से शीर्ष सी को मिलाएंगे, आमने सामने के शीर्ष को मिलाएंगे तो ये विकर्ण कहलाते हैं। तो इसमें दो विकर्ण हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट आमने सामने के शीर्षों को मिलाने वाली रेखाएं विकर्ण कहलाती हैं। जैसे यहाँ पे है विकर्ण AC और विकर्ण BD, लिखा हुआ AC व BD और ये दोनों बराबर होती हैं, मतलब AC बराबर BD। जैसे यहाँ पे विकर्ण AC बराबर BD होते हैं तथा एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब देखते हैं पॉइंट आयत की परिधि समद्विभाजित करते हैं, मतलब कि अगर हमने ये विकर्ण डाला AC और VD तो AC जो विकर्ण है
वो बी डी को पूरा आधा आधा विभाजित कर रहा है, वैसे ही बी डी ए सी को आधा आधा विभाजित कर रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, आयत की परिधि या परिमाप क्या होता है। तो आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, अगर 2l प्लस v। अब नेक्स्ट है वर्ग या स्क्वायर क्या होता है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। जो वर्ग होता है उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और जो इसके विकर्ण होते हैं AC और BD इसके विकर्ण हैं, तो ये दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। अब वर्ग की परिधि या परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा के माप, क्योंकि चारों भुजाओं की जो वैल्यू है वो बराबर है। तो अगर हमने माना है ए चारों भुजाओं की वैल्यू ए है, तो a प्लस ए। परिमाप क्या होता है कि उसके चारों तरफ का जितना भी माप है, वैल्यू है, उसी को हम परिमाप बोलते हैं। जैसे यहाँ पे कितनी 1 2 3 4, तो हमने शॉर्ट में लिख दिया 4a। ए मीन्स भुजा। और अगर इसका हमें एरिया निकालना है तो क्या करना होगा, एरिया क्या होता है लेंथ इनटू विड्थ, लेकिन ये तो बराबर है दोनों, तो a गुना ए, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है वृत्त या सर्कल क्या होता है। किसी एक निश्चित बिंदु के चारों ओर समान दूरी लेकर जो गोल बंद आकृति बनाई जाती है उसे वृत्त कहते हैं। इसका मतलब है कि हमने कोई एक बिंदु लिया है यहाँ पे, इसके बराबर इससे हमने कोई एक दूरी ली समान, उसी ही दूरी पर हमने उसके चारों तरफ एक जो लाइन बनाई है, जो पूरा गोला बन गया, इसी को ही हम वृत्त या सर्कल बोलते हैं। क्योंकि बिंदु से चारों तरफ जो है उसकी वैल्यू समान होनी चाहिए। अब है जैसे एग्जाम्पल के लिए हम चूड़ी लेते हैं, जैसे चूड़ियाँ होती हैं, तो वह एक वृत्त का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं कि वृत्त की जो रेडियस होती है r, वो क्या होती है, तो रेडियस को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेडियस होती है उसका जो केंद्रक होता है, सेंटर पॉइंट, वहां से लेके परिधि तक की जो माप होती है उसको हम रेडियस बोलते हैं। तो डायमीटर क्या होता है कि जो सेंटर पॉइंट से लेकर एक पॉइंट से, परिधि के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं परिधि के, वो भी सेंटर पॉइंट से होकर, तो वह जो दूरी होती है उसको हम डायमीटर या व्यास बोलते हैं। कॉर्ड या जीवा क्या होती है, जीवा कोई भी हो सकती है। एक परिधि के एक पॉइंट से अगर परिधि के दूसरे पॉइंट तक हम कोई भी रेखा खींचते हैं वृत्त में, तो वह कॉर्ड या जीवा कहलाती है। जैसे यहाँ पे लिखा है वृत्त की सबसे लंबी जीवा क्या होती है, तो वृत्त की सबसे लंबी जीवा वृत्त का व्यास कहलाता है। क्योंकि व्यास के अलावा, जैसे यहाँ पे व्यास कितना है d, व्यास के अलावा अगर हम कोई और भी जीवा डालेंगे यहाँ पे, मान के चलो यहाँ भी डालें, तो वो भी व्यास से छोटी है, तो जो व्यास की सबसे लंबी जीवा होती है वो वृत्त का व्यास कहलाती है। मतलब वृत्त की सबसे लंबी जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। नेक्स्ट है डायमीटर। डायमीटर होता है डी मीन्स डायमीटर, 2 गुणा रेडियस, ये रेडियस से त्रिज्या का 2 गुना होता है। और अगर वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, r मीन्स रेडियस, और क्षेत्रफल निकालना हो अगर हमें वृत्त का, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, r स्क्वायर मीन्स त्रिज्या का स्क्वायर।